इतिहास क्या है? तिथियों को याद रखना? जी नहीं, तिथियों के बीच में कहानी को ढूंढ निकालना, क्योंकि अंग्रेजी में यह एक बेहद लोकप्रिय पंक्ति है, डेविल लाइज इन डिटेल्स, यानी कि जो इतिहास की सच्ची कहानियां हैं वो इन्हीं बीच के पन्नों में छिपी हुई है। आइए आज आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ और फिर बताऊंगी उस हिंदू राजा की कहानी जो अद्भुत है, अकल्पनीय है, शौर्य, पुरुषार्थ, गर्व से भरा हुआ है। जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। भारत में मुस्लिम आक्रांता 712 एडी में तब आए जब अविभाजित भारतवर्ष के तत्कालीन मुल्तान पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। दोस्तों, यह फैक्ट याद रखिएगा कि वो समय था 712 एडी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इतिहास की किताबें इसके बाद भी कहानी आपको सीधा 300 साल बाद की सुनाता है, जब गजनबी के आक्रांता महमूद गजनबी ने 1020 से 1025 एडी के बीच भारत पर निरंतर आक्रमण कर हमें लूटा खसोटा। 710 एडी से लेकर 1020 एडी के बीच का ये जो 300 साल है ना, ये छिपी है हमारी एक गौरवशाली राजा की कहानी, जिसे स्वर्णमय शब्दों में इतिहास की किताबों में लिखा जाना था, लेकिन अफसोस दरबारी इतिहासकार इसकी हिम्मत ना जुटा पाए। यह कहानी है इस धरा के स्वर्ग कश्मीर की। दोस्तों, यह कहानी है उस काकोटा वंश की जिसके शासन में आक्रांता हिम्मत नहीं जुटा पाए कि इस पुण्य धरा पर अपने पैर रखे। यह कहानी है महान राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ की। यह कहानी है राजा ललितादित्य के शौर्य की, जिसकी कीर्ति केवल अखंड भारत में ही नहीं अपितु मध्य एशिया तक गूंजती थी। सम्राट ललितादित्य ने न सिर्फ भारतवर्ष को विदेशी आक्रमणों से मुक्त रखा, अपितु अरबी एवं तुर्की आक्रांताओं को उनके साम्राज्य में घुसकर पछाड़ा। ललितादित्य के बारे में प्रसिद्ध कवि कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी में वर्णन किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा फतेहनामा सिंध एवं अल बेरूनी की तारीखे हिंद भी वीर ललितादित्य के अदम्य शौर्य का गौरव मान करती है। आप खुद इन किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। ललितादित्य की ख्याति चीन तक व्याप्त थी, क्योंकि चीन के टेंग वंश का उल्लेख करती पुस्तक जिंग टेंगशू में भी इनका उल्लेख किया गया है। ललितादित्य की कथा प्रारंभ होती है कारकोट वंश की स्थापना से, जिसके संस्थापक इनके पिता दुर्लभवर्धन थे। इनके पिता गोंडदिया वंश के अंतिम शासक बालादित्य के यहाँ एक अधिकारी थे। दोस्तों, इनकी कर्तव्यनिष्ठ सेवा से प्रसन्न होकर बालादित्य ने अपनी पुत्री अनंग लेखा का विवाह इनके साथ किया। राजशाही से कोई संबंध न रखने के बावजूद दुर्लभवर्धन को अपने दामाद के तौर पर स्वीकारने में बालादित्य को कोई आपत्ति नहीं हुई। इन्हीं दुर्लभवर्धन के वंशजों में से एक प्रतापादित्य तथा उनकी धर्मपत्नी नरेंद्र प्रभा के कनिष्ठ सुपुत्र थे ललितादित्य, जिन्हें मुक्तपीड़ के नाम से भी जाना जाता है। इन दो ज्येष्ठ भ्राता भी थे, जिनका नाम था चंद्रपीड़ अथवा वज्रादित्य एवं तारापीड़ अथवा उदयादित्य, जो ललितादित्य से पहले कश्मीर प्रांत के शासक हुआ करते थे। प्रारंभ से ही ललितादित्य साहस एवं पराक्रम की प्रतिमूर्ति थे। ललितादित्य अरबी आक्रमणकारियों के स्वभाव से अनभिज्ञ नहीं थे और उन्हें अच्छी तरह से ज्ञात था कि यदि उन्होंने अपनी आत्मरक्षा में एक सशक्त सेना नहीं बनाई तो शत्रुओं को उनके भारत भूमि को छत विछत करने में भी तनिक भी समय नहीं लगेगा। उन्होंने कंबोज, तुखारस, तुर्कमेनिस्तान में तुर्क और बदख्शां में तोचरान, भूटा, बाल्टिस्तान और तिब्बत में तिब्बत और दारदास के आक्रांताओं को सीधे युद्ध में परास्त किया था। प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार अपने ऐतिहासिक पुस्तक प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया में लिखते हैं कि ललितादित्य के समक्ष सर्वप्रथम चुनौती आई यशोवर्मन से, जो पुष्यभूति वंश के प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन के उत्तराधिकारी माने जाते थे। ललितादित्य ने यशोवर्धन के राज्य अंतर्वेदी पर आक्रमण किया और एक भीषण युद्ध के पश्चात यशोवर्मन के शांति वार्ता के लिए विवश भी किया। ललितादित्य यशोवर्मन को परास्त करने के पश्चात विंध्याचल की तरफ निकले, जहां उन्हें कर्णात वंश की महारानी रत्ना मिली। रत्ना की समस्या को समझते हुए कर्णात वंश की ललितादित्य ने न केवल विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा की, अपितु उनके समक्ष मित्रता का हाथ भी बढ़ाया। कई लोगों के अनुसार रत्ना कोई और नहीं, राष्ट्रकूट वंश की रानी भवागना ही थी। कई
कई लोग कथाओं के अनुसार मेवाड़ के वीर योद्धा बप्पा रावल ललितादित्य के परम मित्र हुआ करते थे और दोनों के साथ मिलकर दोनों ने कई विदेशी आक्रांताओं को धूल भी चटाई थी। विंध्याचल की रक्षा करने के उपरांत पश्चात ललितादित्य ने अपना ध्यान उत्तर की ओर केंद्रित किया। ललितादित्य ने लद्दाख और कुछ पश्चिमी प्रांत तो जब उस वक्त तिब्बतियों के अधीन थे उन पर भी आक्रमण कर तिब्बतियों को पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया था। यही वो समय था जब मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया था। दोस्तों, अब अरब आक्रांताओं का एकमात्र ध्येय भारत राज्य को इस्लाम के अधीन करना था। अल बरूनी अपनी किताब में ललितादित्य का नाम सीधे सीधे तो नहीं लिखते, लेकिन ये जरूर लिखते हैं कि बुखारा के संचालक मोमीन को कश्मीरी राजा मुथाई ने हराया था। बाद के कई इतिहासकारों ने यह पुष्टि की कि अल बरूनी जिसे मुथाई के रूप में जानते थे वो कोई और दूसरा नहीं बल्कि मुक्तपीड़ स्वयं है, जो ललितादित्य का ही दूसरा नाम था। संभवतः पामीर क्षेत्र का पर उनका अभियान विजयी रहा था। दोस्तों, यहाँ विजयोपरांत के बाद अगले गंतव्य के लिए कूच कर गए और इस बार आक्रमण सीधा अरबों के मर्मस्थान पर था। अरबों पर विजय सरल ना था, लेकिन वीरता से भरे ललितादित्य कूटनीति में भी पारंगत थे। उन्होंने उस समय चीन के शासन की बागडोर संभाले बैठे तांग राजवंश से संपर्क किया और तांग राजवंश को तिब्बतियों और अरबों के खिलाफ की लड़ाई में अपनी ओर मिला लिया। ललितादित्य और तांग राजवंश ने मिलकर तिब्बत को हराया तथा बांग्लादेश समेत कई अन्य क्षेत्रों पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया था। आज जो उज्बेकिस्तान है, आज जो उसका नाम तजाकिस्तान है और आज जो दक्षिणी किर्गिस्तान और दक्षिणी पश्चिम कजाकिस्तान है, वो उस वक्त तुर्किस्तानंद टारकोशियाना के नाम था। उस पर भी सम्राट ललितादित्य ने अपना विजय पताका लहरा दिया था। दोस्तों, हम इन सब को जीतने के बाद सम्राट ललितादित्य ने काबुल के रास्ते तुर्किस्तान पर आक्रमण किया और 4 भीषण युद्ध में चारों बार दुश्मन को चारों खाने चित्त कर दिए। वहां भी विजय पताका लहरा दिया और इस युद्ध में मोमीन बुखारा सम्राट से परास्त हुआ और सम्राट ने अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाकर कैस्पियन सागर तक कर दी। यह बात आपको याद रखनी चाहिए कि हम भारतीय पहले किसी पर आक्रमण नहीं करते, लेकिन अगर अपनी पर आ गए तो जीतने के लिए इस धरा की समस्त भूमि भी कम पड़ जाती है। अरबों के प्रति सम्राट के मन में रोष ऐसा ताकि वो उन्हें परास्त कर उनका आधा सर मुंडवा देते थे। उनकी सेना आज का ईरान और तब की पर्शिया तक पहुंच गई थी। उत्तर में तिब्बत से लेकर दक्षिण में द्वारका, पूर्व में उड़ीसा के सागर तट तक बंगाल इत्यादि, पश्चिम में विदिशा और मध्य एशिया तक ललितादित्य ने कश्मीर राज्य का विस्तार कर लिया था। उन्होंने प्रकरसेन नगर को राजधानी बना दी थी। परंतु ललितादित्य केवल दिग्विजय ही नहीं थे, बल्कि वो कुशल योद्धा के साथ साथ एक भव्य निर्माणकर्ता भी थे। उनके सबसे भव्य निर्माणों में से एक था मार्तंड सूर्य मंदिर, जिसे उन्होंने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के खेराबल गांव में बनाया था और जिसे आगे चलकर क्रूर आक्रांता और शाहमीरी वंश के सुल्तान सिकंदर बुतशिकन ने छत विछत कर दिया। वो वही सूर्य मंदिर है, अपने खंडित स्थिति में थी भव्यता परिपूर्ण यह मार्तंड सूर्य मंदिर के बारे में सोचकर हम चकित होते हैं कि वास्तव में यह मंदिर कितना भव्य रहा होगा। इतिहास की किताबें अगर सिर्फ यही लिखने लगे कि हम पर कब फला आक्रांता ने आक्रमण किया और हमारे किस राजा ने उनकी गुलामी स्वीकार कर ली, तो अंदर ही अंदर बच्चों में एक हीन भावना का जन्म होने लगता है और ये स्वाभाविक है कि जैसी चीजें आप बताओगे वैसा ही होगा। तब जरूरी हो जाता है कि आप अपने बच्चों को उन पुरखों से मिलाएं जिनकी शौर्य गाथाओं से धरती का हर कोना कोना परिचित है। लेकिन हमारे ही इतिहासकारों ने इसे दबा के रखा, छुपा के रखा और इतिहास के कोख में आज भी वो चीजें दबी हुई है। तो यह आपका कर्तव्य बनता है कि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को, ऐसी कहानियों को, ऐसे वीर गाथाओं को अपने बच्चों को, अपने घर वालों को सबके साथ सुने और उन्हें सुनाएं, उन्हें विस्तार में समझाएं कि क्या हमारा अस्तित्व था और हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमारे वीर योद्धा कौन थे। ये सब बताना आपका कर्तव्य बनता है। बाकी आप इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे वो आपके लिए भी बेहतर होगा और आप लाइक का बटन तो दबा ही चुके होंगे, इस बात पर मुझे पूरा यकीन है। सनातन परिवार को बड़ा करने में यूं ही मेरा सहायक बने और
आप अपनी क्षमता के अनुसार मेरा सहयोग करें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए राशि लिंक पे आपको जितनी भी क्षमता है आप उस हिसाब से आप हमारी मदद कर सकते हैं। यकीन मानिए ये हम राष्ट्र और धर्म के प्रति जिस तरीके से सजग है, कट्टर है, उसी रास्ते में ही इसे उपयोग करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।